साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़निगार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सवाल ये है कि राव अनवार और जरदारी साहब के खिलाफ इतनी बातें, इतना कुछ उगल दिया उन्होंने, क्या लगता है ये सडन शिफ्ट कैसे आया? इनको तो जरदारी साहब अपना बहादुर बच्चा कहा करते थे। जी, शुक्रिया। मुझे नहीं पता वो ज़ाहिर है राव अनवार कराची की सियासत का एक अहम सियासत का तो मैं नहीं कहूँगा। जी। कराची में जो कुछ भी 1992 से हुआ है और 95-96 तक ख़ास तौर पे उसका बड़ा अहम किरदार है। और अहम किरदार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो पीरियड है कि जिसमें 2 बड़े ऑपरेशंस हुए। एक फ़ौजी ऑपरेशन और दूसरा पुलिस का ऑपरेशन। और राव अनवार का किरदार दोनों में रहा है। दूसरे ये कि कुछ सिर्फ राव अनवार ही अकेले नहीं थे। कोई 12-15 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको 1992 में ख़ास असाइनमेंट के तहत उनको लाया गया। राव अनवार उस ज़माने में इंटीरियर सिंध में थे जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ। वो बहादुर अली, इसके अलावा चौधरी असलम, और भी कई नाम हैं। उनमें से बहुत से कुछ लोग मारे गए। राव अनवार उसके बाद जो उनको प्रोमिनेंस मिली वो 2013 के बाद खासतौर नकीबुल्ला महसूद के केस में उनको मिली। उनको खुद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से वो वैसे भी करीब रहे हैं। हम्म। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी वो करीब रहे हैं। और एक वक्त ये भी था कि जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहा करते थे। राव अनवार एकदम जरदारी साहब के खिलाफ अचानक क्यों हो गए हैं और कि उसका मकसद क्या है, और क्या राव अनवार किसी मुकदमे में जरदारी साहब के खिलाफ अप्रूवर बनने जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि एकदम राव अनवार से मेरा राब्ता रहा है। उनसे बहुत सी बातें उन्होंने मुझसे शेयर की हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आके बात उन्होंने गालिबन ये टेलीविज़न इंटरव्यू उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। ये ये इंटरव्यू और जो उन्होंने बातें आज तक इसलिए आपसे किया है इन्होंने की क्योंकि थी, इसमें वो मुताबिकत रखती हैं जिन मदर साहब? वाक़यात का वो ज़िक्र कर रहे हैं, उन वाक़यात में वो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सी चीज़ों में ये भी कहा है कि वो खुद भी शरीक रहे हैं। और जो अगर शरीक होता है तो उसके लिए तो अदालत में जब वो उसी फरीक के खिलाफ बोल रहा होता है तो इसके माने ये कि वो उस केस में कहीं ना कहीं अप्रूवर बन सकते हैं। तो हम्म। मुझे नहीं पता, ये राउंडमार बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया कि वो टेलीविज़न पे आके इंटरव्यू दें। ये सारी बातें उन्हें बहुत सी चीज़ें, मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत से वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं और बहुत से वाक़यात में ख़ुद उनसे बहुत से सवालात किए जा सकते हैं। हम्म। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के केस में वो बराह रास्त तो नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो एसएचओ सयाल थे जिनको बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, ये भी कहा जाता है कि उन्हें मार दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद सयाल साहब ने सबसे पहले राब्ता राव अनवार से किया था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब राव अनवार ने इंटरव्यू दिया है कि ये बात मुझे राव अनवार ने खुद बताई थी। और उनके बकौल सयाल जो था वो बहुत घबराया हुआ था और उस घबराहट में उसने मुझसे कहा कि ये वाक़या हो गया है और मैं क्या करूँ? हम्म। तो बकौल राव अनवार कि मैंने उससे कहा कि तुम रिलैक्स करो, परेशान ना हो। तुमने जब इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो तुम क्यों इस मामले पे वो हो रहे हो, परेशान हो रहे हो? तो इसलिए ये भी राव अनवार बता चुके हैं, मुझे नहीं पता, मैंने पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखा कि उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र किया कि नहीं किया कि जब बेनज़ीर भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद कराची पहुँची हैं, तो उनके साथ आसिफ अली ज़रदारी भी थे। और लेकिन आसिफ अली ज़रदारी जो है वो मिड ईस्ट हॉस्पिटल नहीं गए, बेनज़ीर भुट्टो गई थीं। अब हम्म। ज़रदारी साहब क्यों नहीं गए थे, इसका यही कहा जा सकता है कि क्योंकि शहीद भुट्टो के लोग जो है ज़रदारी साहब से काफ़ी नालां थे और मुर्तज़ा भुट्टो खुद भी जरदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ामात लगा चुके थे। गालिबन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
उनसे कहा गया था कि वो ना जाएं इसमें। और भी कुछ बातें हैं जो राव ने की हैं, वक्तन फ़वक्तन मुझसे उनकी बात होती रहती है। लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्हें बातें की हैं उसका बेहतर दिफा वो खुद ही कर सकते हैं। हम्म। और लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनके पूरे इंटरव्यू जो घूम रहा है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ और उनके बहुत से साथियों के ख़िलाफ़ ज़मीनों के मामलात में और इन चीज़ों में तो खुद मदर साहब, ये रावनवार तो खैर इंशाल्लाह लगता कभी ही है कि आपने रावनवार ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी तो आप ये सब चीज़ें शायद आप भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लेकर आए। लेकिन ये जो रावनवार ने कहा कि सिस्टम काम कर रहा है, सर 10 साल से तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि कोई एक सिस्टम है सिंध में, करप्शन का सिस्टम है जो काम कर रहा है। देखिए, कराची में जब ये 94 का ऑपरेशन हुआ, जब जनरल वहीद काकड़ आर्मी चीफ बने, तो हम्म। जनरल वहीद काकड़ ने ये फैसला किया कि फ़ौज को सिंध से विड्रॉ कर लिया जाए। और चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट में 1989 में कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई थी, इस हद तक कि पीपल्स पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, उनके 3 लोगों को कराची यूनिवर्सिटी में बिल्कुल दीवार से खड़ा करके उनको उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया था। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रेंजर्स को सिंध में तैनात किया। और ये 89 की बात है। मैं उसके बाद जी। 92 का ऑपरेशन हुआ। 92 के ऑपरेशन का जो की नाकामी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस वक्त 2 जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, सॉरी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, उनके दरमियान एक चपखलिश शुरू हो गई, जिसकी बिना पे उस ऑपरेशन के वो नताइज ना आ सके। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो ये चाहती थी कि जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाए।